हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस का पार्ट 5। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं चाहे रेलवे, जेई, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम, स्टेट का एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल लेखपाल, मंडी या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं हर क्वेश्चन में वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करता हूं, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके 50 से 60 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो आप हर वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ नया और डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन थे क्या। इनको इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले हमारा संविधान बनना था, तो अंग्रेज़ों के साथ मिल के हमारे जो फ्रीडम फाइटर या इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो अंग्रेज़ों के साथ मिल के जो संविधान बनाने पे बातें किया कि कैसे संविधान बनेगा, क्या क्या उसमें लाया जाएगा, क्या तब्दील होगी, उससे रिलेटेड जो सलाह मशवरा यानी कि जो मसौदा तैयार किया था उसी को कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। और जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये 3 सम्मेलन हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो उत्तर है 3। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उत्तर है लंदन में। इसके अलावा दूसरा और तीसरा भी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन भारतीय थे, तो उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो महात्मा गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी यानी कि लंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी मैगजीन साप्ताहिक कौन था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो अंग्रेजी में मैगजीन चालू किया गया था उसका नाम था यंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने मैगजीन चालू किया था, उस मैगजीन का क्या नाम था। तो वहीं यंग इंडिया जो है इसको शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। इसके अलावा 2-3 और मैगजीन आपको याद रखना है। इंडिया ओपिनियन, जो इंडिया ओपिनियन मैगजीन थी, ये महात्मा गांधी जी द्वारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संपादित की गई थी। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर आपको याद रखना, हरिजन न्यूज़पेपर। जो हरिजन न्यूज़पेपर था ये गुजराती भाषा में। और इसके अलावा नवजीवन नामक का समाचार पत्र भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन या फिर मूवमेंट जो था वो था 1917 का आंदोलन चंपारण बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दूध से संबंधित है, यानी डेयरी विकास से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो दूध आयात है ये गलत है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी के विकास से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जो जनक कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है अमूल। आप सभी लोग अमूल का दूध पीते होंगे, तो अमूल जो संस्था है इसको स्थापना की थी या इसको स्टार्ट किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और अमूल जो कंपनी है इसका जो मुख्यालय है वो है आनंद, एक शहर पड़ता है गुजरात में, आनंद गुजरात में। इसके अलावा भारत में जो कृषि से संबंधित रिवॉल्यूशन है उसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
और भारत का जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित है करनाल हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं NDRI, ये स्थित है करनाल हरियाणा में। और पूरी दुनिया में भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, उसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो उत्तर होगा हेग, नीदरलैंड में। और भारत के पहले जज जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किए गए थे उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और वर्तमान में भी भारत से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जी जो कि राजस्थान राज्य से हैं, ये वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें एक जज का टेन्योर यानी कि टर्म कितना होता है? तो एक जज का जो टेन्योर होता है वो होता है 9 साल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो टोटल जज होते हैं वो होते हैं 15। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो वो भी थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा आप सभी जो नोबेल प्राप्त करना है भारतीय, उनके किस क्षेत्र में प्राप्त किया और किस सन में प्राप्त किया, ये आपको याद रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, CV रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, फिर से मैं लिख देता हूँ, इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, CV रमन जी को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया। इतने आपको याद रखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। 1913, 1930, 1979, 1998 और 2014, इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। अब मैं 2-3 और नाम बताता हूं जो कि भारतीय थे, नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन जिस वक्त इनको नोबेल प्राइज दिया गया वो उस समय इनकी नागरिकता भारतीय नहीं थी, इन्होंने नागरिकता किसी दूसरे देश की ले लिया था। तो ये हैं इंडियन बोर्न नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था 1968 में मेडिकल के क्षेत्र में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया था 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और वेंकट रमन कृष्णन को दिया गया था 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इतने बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? तो इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना होगा। ये चार्ट मैंने लिख रखा है। ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से जो ग्रह हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ। सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी, उसके बाद वीनस जिसको शुक्र बोलते हैं, उसके बाद अर्थ पृथ्वी, उसके बाद मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न शनि, उसके बाद यूरेनस अरुण, उसके बाद नेपच्यून वरुण। ये सभी जो मैं लिख रखा हूँ ये सूर्य से दूरी से के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो उत्तर होगा मरकरी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो उत्तर होगा नेपच्यून। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी अर्थ है हमारी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी है वीनस शुक्र और मार्स मंगल ग्रह के बीच स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे भारी ग्रह कौन है? तो उत्तर होगा जुपिटर सबसे भारी ग्रह है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आपको देख के लग रहा होगा कि मरकरी सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये सूर्य के पास होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो है वीनस, जिसको बोलते हैं शुक्र। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे 90% जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, इसलिए पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र यानी कि वीनस ग्रह। इसीलिए ये सबसे चमकीला भी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मून। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रह माना जाता है या नहीं। तो प्लूटो को 2006 तक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद इसको ग्रह नहीं माना जाता। तो अब जो टोटल ग्रह हैं वो हैं 8 ग्रह। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो इसके लिए आपको सभी ग्रहों के नाम पता होना चाहिए और उनका ये भी पता होना चाहिए कि किसके पास उपग्रह सैटेलाइट है या नहीं है। तो मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास कोई सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं। अर्थ के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। मार्स के पास 2 उपग्रह हैं। जुपिटर के पास 67 उपग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। सैटर्न के पास 62 हैं। यूरेनस के पास 15 हैं। नेपच्यून के बाद 8 है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वरुण ग्रह। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 2 ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र। तो हम देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो उत्तर होगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस ग्रह को शाम और सुबह का तारा कहा जाता है। तो शाम और सुबह का जो तारा कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे गर्म ग्रह है वो भी है शुक्र ग्रह, इसीलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किसकी स्तुति के लिए बनाया गया था। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता की स्तुति के लिए यानी कि सूर्य देवता की प्रार्थना के लिए बनाया गया था। अब आपको मैं बताता हूँ 4 वेद याद रखना है। उन 4 वेद में क्या क्या याद रखना। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कितने वेद हैं। तो उत्तर होगा 4। सबसे पुराना वेद कौन है, सबसे नया वेद कौन है और किस वेद का क्या काम है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इसमें 1028 हाइम यानी कि मंत्र हैं और ये सबसे पुराना है। दूसरा यजुर्वेद जो है ये सैक्रिफाइस के लिए है, यानी कि जो सैक्रिफाइस की बातें दी गई हैं वो किस कर्मकांड, सैक्रिफाइस मतलब कर्मकांड की जो बातें बताई गई वो बताई गई यजुर्वेद में। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय संगीत जो है इसे किसे जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत जो है सामवेद को जनक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संगीत जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, अंधविश्वास, इन सभी का वर्णन हमको किस ग्रंथ वेद से मिलता है। तो उत्तर होगा अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है। तो 2 क्वेश्चन आपको जरूरी याद रखना, सबसे नया, पुराना और भारतीय संगीत का जनक। तो उत्तर होगा सामवेद। और वेद का मतलब होता है संस्कृत में ज्ञान, नॉलेज। वेद का मतलब होता है संस्कृत में ज्ञान यानी कि नॉलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये शायद आप सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जीव जली जीव।
राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कर्नाटक का लोक रंगभूमि कौन है? तो ये अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं डिटेल में इसके बारे में बात किया हूँ। कर्नाटक का जो लोक रंगभूमि जिसको बोलते हैं फोल्क डांस वो है यक्षगान। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कर्नाटक का जो फोल्क डांस है वो है यक्षगान। अब आपको 8 क्लासिकल डांस याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के में कितने क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं? तो उत्तर होगा 8। और कौन सा नृत्य किस राज्य में मेनली है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं पिछले वीडियो में यानी कि जो मेरा पार्ट 4 है उसमें मैं डिटेल में बताया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको 8 नृत्य के बारे में। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य में है, मोहिनीअट्टम केरला, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको बोलते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, और आपको याद रखना कि कौन सा किस राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फूट डालो और राज करो यह नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो ये नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस जिसके अंतर्गत IAS, IPS, IFS का एग्जाम होता है, UPSSC मेनली। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय सिविल सर्विस यानी कि आज का जो UPSC है इसका फादर किसे कहा जाता है? तो भारत में भारतीय सिविल सर्विस का जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगर आप UPSSC की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी इनका नाम लिखा हुआ है कि सिविल सर्विस के जो फाउंडर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो ये है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सिविल सर्विस के जो फाउंडर हैं ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सिर्फ सिविल सर्विस की बात की जाए तो इसके फाउंडर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसी ब्रिटिश गवर्नर ने की थी? तो भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इसीलिए इनको भारत में कम्युनिकेशन का फादर कहा जाता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को इंडियन रेलवे का भी फादर कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में पहली रेल लाइन बिछवाई थी बॉम्बे से किसके बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में। हाँ, बॉम्बे से थाने के बीच में जो 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही बिछाई गई थी। इसीलिए इनको इंडियन रेलवे और इंडियन कम्युनिकेशन यानी कि डाक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी हैं। और हाँ, इन्होंने एक काम और किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जो भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका नाम था उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। तो जो रुड़की कॉलेज है ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसकी भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है आज ये IIT रुड़की में कन्वर्ट हो गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? तो उत्तर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है और यहीं पे लगता है कुंभ मेला, नासिक में लगता है कुंभ मेला। और एक क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता, ये तो है दक्षिण भारत की गंगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण गंगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और दक्षिण गंगा अगर बात की जाए तो दक्षिण गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। ऐसा क्यों, इसका मैं डिटेल में बताता हूँ। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए
आप सभी को पता होगा। और गोदावरी जो नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा नदी। और जो गंगा नदी में सदैव पानी रहता है, ये भी आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा भारत में। और कावेरी नदी में, भारत साउथ इंडिया की जो कावेरी नदी है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है साउथ इंडिया में, इसीलिए कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी पूरे वर्ष रहता है। और सबसे लंबी नदी जो है साउथ भारत की, वो है गोदावरी, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण गंगा कावेरी। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना, बहुत मैं देखा हूँ एग्जाम में पूछा गया कि जो कावेरी नदी जल विवाद है, ये किन 2 राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है, ये आपको याद रखना है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और गंगा नदी के बारे में मैं कल डिटेल में बात कर चुका था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सेना दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऐसा ही क्यों, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि 15 जनवरी 1919 को हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे KM करिप्पा जी, इन्होंने इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी। ब्रिटिशों से कमान लेके भारत के पहले फील्ड मार्शल KM करिप्पा ने 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताता हूं जो कि आपको याद रखना। पहला 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, जो ब्रेल थे, लुइस ब्रेल, ये जो गूंगे, बहरे या फिर मूक लोग होते, उनकी एक भाषा का आविष्कार किया था, जिस भाषा का नाम ब्रेल लिपि। तो उन्हीं महान व्यक्ति के नाम पे 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसके अलावा 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस हो गया। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। उसके बाद 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स यानी कि मतदाता दिवस। फिर 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? क्योंकि 28 फरवरी को हुई भारत के महान भौतिक शास्त्री सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था। तो इसी रमन इफेक्ट की याद के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा 28 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 28 अगस्त को ही जन्म हुआ था भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का। तो मेजर ध्यानचंद जी को याद करने के लिए 18 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है खेल दिवस। इसके अलावा 21 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल योग डे। 8 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। और ओजोन में जो छिद्र हो जाता है, तो उस छिद्र को मापने के लिए जो यूनिट होता है, उस यूनिट का नाम है डॉप्सन यूनिट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर को किस यूनिट में मापते हैं, तो उत्तर होगा डॉप्सन यूनिट। हाँ, और ये कुछ नहीं पूछा जाता कि ओजोन जो है इस लेयर उसमें छेद हो रहा है या डिप्लीशन हो रहा, पतली होती जा रही, क्यों? इसका मेनली कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेशन में गैस यूज करते हैं उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सभी की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता जा रहा है। और जो ओजोन लेयर है, हमारी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। तो अगर ओजोन लेयर पतली हो जाएगी या छिद्र हो जाएंगी, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सूर्य की सीधे पृथ्वी पर आएंगे और वो हमारे शरीर के लिए या फिर अन्य हमारी जितनी लाइफ साइकिल है उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएंगी। इसीलिए ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को पूरी दुनिया भर में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिन इसके नए इनोवेशन, नए उपचार और नई नई तकनीकियों के बारे में पूरे दुनिया भर में बात की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप जितना से जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं उतना ही मेरा उस प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करके आपको बताता रहूँगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत हमको मेहनत करना पड़ता है। मैं कम से कम 8 से 10 किताबें पढ़ता हूँ, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी मेहनत को सलाम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, एक अनाउंसमेंट और है। मैं रेलवे के लिए जो जेई और एनटीपीसी है इसके लिए स्पेशल करंट अफेयर लाने वाला हूँ, जिसमें मैं 2 प्रकार के करंट अफेयर लाऊंगा। पहला करंट अफेयर जिसमें मैं पूरे 2018 के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूँगा। दूसरा सिर्फ रेलवे से स्पेशल करंट अफेयर कवर करूँगा, जिसमें रेलवे से रिलेटेड जैसे ट्रेन 18 के बारे में, या फिर 8वां भी रेलवे जोन बना है, रेल बजट में क्या क्या आया, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। तो मैं रेलवे स्पेशल करंट अफेयर लाना वाला हूं। इसके अलावा यूपी मैं देख रहा हूं बहुत ज़्यादा एग्जाम है, तो यूपी के लिए भी स्पेशल करंट अफेयर लाने वाला हूं, जिसमें यूपी की योजनाएं, यूपी से रिलेटेड जो मेले हुए, कुंभ मेला हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन सभी की मैं बात करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।